हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। एक्चुअली मैं कुछ पर्सनल काम की वजह से क्लास कंडक्ट नहीं कर पा रहा था, तो उसके लिए मैं आपसे बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। और ऑप्टिक्स सीरीज में हमने जो है आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है स्फेरिकल मिरर। तो आइए हम लोग अब स्फेरिकल मिरर को पढ़ते हैं। इसके पहले वाले जो भी टॉपिक्स हो रखे हैं आप मेरे प्लेलिस्ट ऑप्टिक्स सीरीज को अब देख सकते हैं, और आप फ्रेश ये स्फेरिकल मिरर से हम लोग कंटिन्यूस क्लास में जो है वो अपने क्लासेस देंगे। और चलते हम लोग देखते हैं। स्फेरिकल मिरर, जिस तरह से नाम से आप देख रहे हैं कि मिरर जो होगा वो एक स्फेयर का एक पार्ट होगा। तो आप देखिए ये एक स्फेयर है। जब इसको हम लोगों ने यहाँ से दिखाया, जब इसका अंदर का सरफेस, अगर आप इसको देखें यहाँ से, ये हुआ अंदर का सरफेस, यानी ये हाथ आप देखें, ये हाथ जो अंदर धंसा हुआ पार्ट है, ये अगर ये आपका जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है, यानी यहीं से रिफ्लेक्शन अगर होगा, तो इसको कनकेव कहते हैं। और यहीं पर अगर आपका बाहर का सरफेस ये अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाए तो इसको कन्वेक्स कहते हैं। हर एक स्फेयर का एक पार्ट है ये आपका मिरर। ये किसी स्फेयर का एक पार्ट होगा ये मिरर, तो इसका एक करस्पॉन्डिंग सेंटर भी होगा। इस स्फेयर का जिसका ये पार्ट है, इसको कहते हैं, सेंटर सी को सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस रेडियस को आर कहते हैं। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये रेडियस हो गया। बिल्कुल बीचों बीच स्फेयर का जो हमारा एक पार्ट है ये कनकेव मिरर, उसको यहाँ पर पोल कहते हैं। सेंटर समझ लीजिए आप, पोल। और अभी हम लोग देखेंगे कि आपका जो रेडियस का जो आधा होता है ये आप फोकस कहलाता, फोकस पॉइंट कहलाता। अभी के लिए आप इसको ध्यान दे दें। और कुछ रेस जो है हम लोग रिफ्लेक्शन के जो है इसमें देखेंगे। कुछ रेज अभी देखेंगे, उसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे। अभी के लिए आप इसको देखें कि ये आपका पोल हो गया, और बहुत दूर से पैरेलल कोई रेज आते हैं, और इसको जब ज्वाइन करते हैं, ये भी देख लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से ज्वाइन करते हैं, तो इस लाइन को सीपी जो लाइन बन रहा है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ऐसा कहते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, जो कि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करता है। जो लाइन ज्वाइन करता है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और अब हम लोग कुछ रेस की बात करेंगे, जिसका हम लोग प्रूफ आगे देखेंगे। पहला तो ये कि अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रेस आता है तो बाय डिफॉल्ट फोकस से होकर गुजरता है। उसी तरीके से कोई रे अगर आपके फोकस से होकर जाती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलती है। और एक लाइन, ये पहला लाइन हो गया। ये सारे रेज हम लोग मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन है उसमें यूज करेंगे। ये दूसरा रे हो गया इंसिडेंट रे, जो कि पैरेलल निकला। और एक रे होता है जो आपका बिल्कुल पोल पे जाता है और रिट्रेस होकर के, यानी जाता है टकरा के आ जाता है, बिल्कुल उसी लाइन पे रिट्रेस होता है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या कारण है कि कुछ रेस जो है रिट्रेस होती हैं, कुछ रेस जो होती हैं वो आपकी जो है फोकस से होकर गुजर जाती हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग साइन कन्वेंशन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। साइन कन्वेंशन कैसे रहते हैं स्फेरिकल मिरर में। अभी हम लोग सारे एक्सपेरिमेंट कनकेव मिरर पे ही कर रहे हैं। यही आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये हमने बताया, ये पोल हो गया। तो
साइन कन्वेंशन ये कहता है कि पोल को हम लोग ओरिजिन मानते हैं और इसके लेफ्ट साइड जो भी आपके ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, इमेज आ रहे हैं, वो नेगेटिव रहेंगे और इसके राइट साइड जो होगा वो पॉजिटिव रहेगा। तो अगर आप समझिए ऐसा कोई एक रे डायग्राम मैं बता रहा हूँ कि ये सपोज कर लीजिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। हम इसका भी एक रे डायग्राम बना रहे हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल गया। अभी आपको बताने के लिए ये फोकस से क्रॉस हुआ और एक फोकस से गया और मान लीजिए कि ये इसके नीचे यहाँ पर आकर के, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अभी मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो ऑब्जेक्ट होता है बिल्कुल हूबहू साइज का इमेज भी उसी के नीचे बनता है। तो हम रे डायग्राम को इस तरीके से पीछे ले जाएंगे और यहाँ पर बना देंगे। तो अभी आप देखिए ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड है, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग यू से डिटरमाइन करते हैं। यू का मतलब होता है कि इमेज से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है। तो ये यू साइन यहाँ पर है, यू से इसको डिफाइन कर रहे हैं। और यू अगर सपोज करें हम ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट 5 मीटर मिरर से है लेफ्ट साइड में, तो यू जो होगा वो -5 होगा। इमेज इसका बिल्कुल वही 5 मीटर बना है लेफ्ट साइड में, तो इमेज को वी कहते हैं, वो आपका -5 होगा। तो साइन कन्वेंशन आपने समझ लिया है कि मिरर के लेफ्ट साइड अगर है तो हम लोग उसको नेगेटिव लेंगे, राइट साइड है तो पॉजिटिव लेंगे। फ्रेंड्स, अब स्फेरिकल मिरर का जो फॉर्मूला है 1/u + 1/v = 1/r, हम लोग उसको अब डिराइव करेंगे। लेकिन इसके पहले छोटे कुछ बेसिक आपको सर्किल के प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए, जिससे आप इसको बेहतर समझ पाएंगे। बहुत थोड़े से हैं लेकिन आपको समझना होगा। पहला है पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे आप सर्किल में पढ़ते हैं, ये एक सेंटर है और जब भी कभी आप कोई लाइन कनेक्ट करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये जैसे आप सर्किल में देखे होंगे, जैसे सपोज ये एक सर्किल है, ये उसका सेंटर है। तो अगर आपने एक लाइन यहाँ कनेक्ट किया रेडियस के तौर पे इस पॉइंट P पर, सपोज करें O और ये पॉइंट हो गया P, ये P पे आपने एक टेंजेंट खींचा, तो रेडियस जब भी इस पॉइंट P से कनेक्ट होगा ये 90 डिग्री होगा। ये आपको पता होना चाहिए। तो जब भी कभी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे पास करेंगे तो वो 90 डिग्री पड़ेगा यहाँ पे इस पर। अगर इस पॉइंट P को देखें और इसको टेंजेंट समझें तो ये 90 डिग्री होगा। तो बिल्कुल 90 डिग्री पे पड़ेगा, या आप ये कह सकते हैं कि ये अलोंग द नॉर्मल पड़ेगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल पे ही पड़ेगा। नॉर्मल पड़ेगा यानी कि I = 0 हो गया। नॉर्मल पे पड़ेगा। जैसे सपोज ये आपका सरफेस है, ये नॉर्मल होता था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता था, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता था, ये I और R होता था। लेकिन सपोज कोई लाइन बिल्कुल इसी नॉर्मल पे पड़ जाए, इसी नॉर्मल पे जैसे यहाँ पड़ रही है, तो ये रिट्रेस होगा। तो ये मेरे बताने का यही था कि अगर आप किसी भी तरीके से नॉर्मल के लॉन्ग अगर कोई रेस को इंसिडेंट करवा देते हैं तो वो रिट्रैक्ट करेगा पाथ, क्योंकि उसको ना एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल रहा है ना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिल रहा है, दोनों 0 हो रहे हैं, इसीलिए वो अलोंग द नॉर्मल रिट्रेस करेगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कभी भी कोई रे अगर जाती है तो वो रिट्रेस करेगी। सिमिलरली पोल भी जो है आपका मिड पॉइंट है, ये भी रेडियस ही है। यहाँ भी अगर आप टेंजेंट खींचेंगे तो आप देखेंगे कि ये लाइन जो है बिल्कुल नॉर्मल गिरा है इस लाइन पे, यानी अलोंग द नॉर्मल है, ये भी रिट्रेस करेगा। तो 2 रेस हैं स्फेरिकल मिरर में जो रिट्रेस करते हैं, एक तो पोल के लॉन्ग और एक आप जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइन क्रॉस कर रहे हैं। ये तो लाइन कहीं से भी आ सकती है, पोल के लॉन्ग बस गिरे कोई मतलब इमैटेरियल है, कहीं से भी आ रही हो, अगर पोल के लॉन्ग है तो रिट्रेस करेगी। लेकिन अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रेज जा रही है तो रिट्रेस करेगी, क्योंकि यहाँ पर उसको नॉर्मल पे
गिरना पड़ेगा। ये सर्किल की प्रॉपर्टी है। अभी आपको हमने बताया कि सेंटर से अगर कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो उस पॉइंट पे नॉर्मल गिर जाता है। तो ये 90 डिग्री होगा। अगर 90 डिग्री होगा तो एंगल इंसिडेंस जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो ये एक प्रॉपर्टी आपको बहुत काम में आएगी। ये आप इसको नोट कर लें। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक कहता है यू, वी और आर में रिलेशन बताना है हम लोग को स्फेरिकल मिरर में। यू जैसा आपको बताया था, ये ऑब्जेक्ट की दूरी को कहते हैं, वी को इमेज की दूरी को कहते हैं, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, इसी तरीके से इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, और ये तो आपका रेडियस है। तो 3 पैरामीटर हैं। एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर जिसको यू कह रहे हैं, वी कहते हैं इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर को, और ये आप रेडियस जानते ही हैं। तो इसमें क्या रिलेशन बनता है सर्कल मिरर में, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसे फ्रेंड्स, हम यहाँ पर एक सर्कल मिरर लिए, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बाहर वाले को पॉलिश्ड सरफेस कहते हैं। तो ये आपका पॉलिश सरफेस हुआ। ये अंदर का पार्ट जहाँ एक्चुअल रिफ्लेक्शन हो रहा है उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहेंगे। चलिए, अब आपके सामने एक छोटा सा क्वेरी रखते हैं। देखिए, यहाँ पे एक मान लेते हैं ऑब्जेक्ट O है, इसका एक रे गया और ये कहीं से पास हुआ, सपोज कर लें I से पास हुआ, ये A पॉइंट हो गया। ये आप मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको भी कनेक्ट कर दीजिए, ये यहाँ से, ये I हो गया। तो ये पॉइंट हो गया A, ये ऑब्जेक्ट का हो गया O, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर C, और ये हो गया यहाँ इमेज बना। अभी इमेज कैसे बना ये बता रहे हैं। एक रे तो ये हो गया जो ऐसे गया और I पॉइंट से यहाँ से कट के बाहर आया। एक रे आप ले लीजिए जो पोल पे गिरा, जैसा आपको बताया था, पोल पे गिरेगा तो वो रिट्रेस होगा। तो ये इमेज बन गया। दो हमें रिफ्लेक्टिंग रेज चाहिए इमेज बनने के, वो I पे हमने बना ली। अब हम एक रिलेशन देखते हैं ट्रायंगल के वास्ते क्या क्या हो सकता है। ये इसको थीटा मानेंगे तो ये भी थीटा होगा। क्यों होगा थीटा? क्योंकि ये आपका इस पॉइंट, अगर इसको इंसिडेंस समझें तो ये आपका नॉर्मल होगा। अभी हमने जैसे आपको बताया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये नॉर्मल होता है। तो ये एक तरह से नॉर्मल हो गया। तो ये इस सरफेस पे पॉइंट ए पे अगर आपका जो है वो रिफ्लेक्शन हुआ है, तो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को बराबर होना होगा और नॉर्मल भी होना चाहिए। तो ये नॉर्मल हो गया। इसलिए ये एंगल को अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे तो उतना ही एंगल यहाँ बनेगा रिफ्लेक्शन का, इसीलिए ये थीटा और थीटा बराबर हो गया। अब हम लोग देखते हैं, इसको मान लीजिए अल्फा, इसको मान लीजिए बीटा और इसको मान लीजिए गामा। ये तीन हमने एंगल बना दिया, अल्फा बीटा गामा। तो आप इस ट्रायंगल को देखें जो सबसे बाहर दिख रहा है, जो बीटा होगा वो अल्फा प्लस थीटा होगा। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। अब आप इस ट्रायंगल में आ जाएं, जो बीच का ये ट्रायंगल है यानी लास्ट ट्रायंगल, इस साइड से आप ये देख सकते हैं जो गामा होगा वो बीटा प्लस थीटा होगा। ये आप देख सकते हैं। तो क्या कुछ डिराइव हम लोग कर सकते हैं? अगर मान लीजिए थीटा को एलिमिनेट करें, कुछ निकलता है क्या? देखते हैं अपन। तो बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, या ये कह सकते हैं कि बीटा को आप इधर ले लें तो आप देखेंगे 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ठीक है।
सो फ्रेंड्स, आपने ये देखा कि ये हमने जो है इन जो भी स्फेरिकल मिरर पे जो भी इंसिडेंट्स हुए, हमने उसको एंगल के टर्म में आकर के यहाँ पर डिराइव कर लिया। अब देखिए गेम यहीं पे स्टार्ट होता है। ये स्फेरिकल मिरर है। अब हमें कंसेप्ट समझना होगा अपर्चर का। आप ये वर्ड को बिल्कुल ध्यान से रख लें, ध्यान में। अपर्चर, अपर्चर का मतलब होता है डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। हम लोग डायमीटर की बात करते हैं अपर्चर के थ्रू। तो आपको जब तक नहीं कहे तब तक आप ये मान के चलेंगे कि हम जो भी रिफ्लेक्शन स्फेरिकल मिरर का देख रहे हैं वो सारे ऐसे स्फेरिकल मिरर हैं जिसका जो अपर्चर है बहुत छोटा है। अब यहीं पर आपका पोस्टुलेशन, एजम्पशन सब स्टार्ट होता है। जब आप अपर्चर बहुत छोटा कर देंगे, ये आपका मिरर बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि आपका अपर्चर डायमीटर को रिप्रेजेंट करता है किसी भी स्फेरिकल मिरर का। अपर्चर रिप्रेजेंट डायमीटर ऑफ मिरर। तो जब हम ये कहते हैं अपर्चर वेरी स्मॉल, तो यहाँ पर केस ये बनता है कि अब ये स्फेरिकल मिरर बहुत छोटा होगा, एकदम छोटा, और रेज आपके सारे बहुत दूर से आ रहे हैं। ये अगर आप देखें, अब जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर अपर्चर आप बहुत छोटा कर देंगे तो आपका ये जो एंगल है अल्फा, ये ए बहुत नीचे आ जाएगा यहाँ पर। जैसा आप समझ लीजिए, तो आप बहुत बड़ा इमेज बता रहे हैं, लेकिन आप फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से फील करें कि जब ये बहुत छोटा होगा अपर्चर, तो ऐसा लगेगा एंगल ये बहुत छोटा सा बन रहा है अल्फा। तो वहाँ पर क्या होगा कि हम लोग जो है, जैसे आप जानते हैं कि साइन थीटा बाई थीटा टेंड्स टू 1 व्हेन थीटा टेंड्स टू 0। ये आप लिमिट में इसको पढ़े होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग साइन थीटा को डायरेक्ट थीटा लिख सकते हैं जब आपका थीटा बहुत छोटा हो। उसी तरीके से आप देखे होंगे tan थीटा बाई थीटा भी टेंड्स टू 1 हो जाता है जब थीटा टेंड्स टू 0 होता है। तो अब देखिए हम लोग जो है, अगर इस अल्फा में ऐसे बिल्कुल बना दें, ए को यहाँ ले आए एकदम बहुत छोटा। अब आप देखें कि हम लोग जो है अल्फा को, जो एंगल है अल्फा को लिख देते हैं, जैसे आप जानते हैं कि S इज इक्वल टू क्या होता है, आर थीटा। तो ये S क्या हुआ, ये S हुआ ये छोटा सा जो आर्क बन रहा है, और R हो गया रेडियस, और ये आपका कोई भी थीटा है किसी, जैसे आप मान लीजिए यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये R हो गया, ये छोटा सा S हुआ, ये थीटा हुआ। तो S को हम लोग R थीटा बोलते हैं। तो जब थीटा बहुत छोटा हो जाए, थीटा ये बहुत छोटा होने लगे, तो आप जो है ये थीटा इज इक्वल टू S बाई आर यूज कर सकते हैं। और यहाँ जो परपेंडिकुलर बन रहा है AP, वो टेंस टू ये इसके सर्कमफ्रेंस की तरह होगा, क्योंकि एंगल बहुत छोटा हो गया है और ये दोनों रेज जो हैं लगभग पैरेलल हैं, यानी प्रिंसिपल एक्सिस और ये जो लाइन, ये जो एंगल बन रहा है ये बहुत छोटा है। तो उस पॉइंट पर सर्कमफ्रेंस और जो परपेंडिकुलर है उसको सिमिलर मान सकते हैं। तो उस पॉइंट पर अगर आप अल्फा की वैल्यू रखें तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी AP बाई OP। आप देखें AP आपका जो है परपेंडिकुलर है, उसको हम लोग जो है एक तरीके से S समझ सकते हैं, OP आपका R हो गया। इस तरीके से आप इसको समझें। तो मैं इसको फ्रेंड्स मिटा रहा हूँ। आपने ये देखा कि हमने एंगल को किस तरीके से R थीटा की तरह रखा, परपेंडिकुलर को और R को सेम रख करके थीटा को R थीटा समझा। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग देखें कि हमने यहाँ देखा कि जो 2 बीटा है वो अल्फा प्लस गामा है। अब बीटा जो यहाँ पर था, बीटा आप देखें AP बाई AP, तो यही होगा, AP बहुत छोटा हो रहा है, AP बाई CP, इसको हम लोग R लिख सकते हैं।
इसी तरीके से अल्फा को अगर आप देखें तो ये AP बाई पूरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस OP हो गया, और गामा जो है जो यहाँ पर है इमेज से जो बन रहा है वहाँ पर AP बाई IP हो गया। AP आप चाहो तो उससे कैंसिल कर दें तो आप देखेंगे 2/r इज इक्वल टू 1/OP प्लस 1/IP आ गया। OP आपका क्या है, ये है आपका ऑब्जेक्ट का दूरी, तो यहाँ हम लोग 1/u रख दें, और IP क्या है, वो इमेज का दूरी है मिरर से, तो ये 1/v हो गया। सो फ्रेंड्स, तो हम लोग जो है यहाँ पर आप देखें, ये जो हम लोगों ने निकाला है इसमें अभी साइन कन्वेंशन का कोई यूज़ नहीं किया है। अब हम लोग साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है ये लेफ्ट साइड में है, तो आप इसको -u कर दीजिए। इमेज भी लेफ्ट साइड में बना है, -v कर दीजिए। रेडियस भी आपका लेफ्ट साइड में ही है, कि आपका रेडियस लेफ्ट साइड में पड़ रहा है, इसको भी -r कर दीजिए। तो ये सब बराबर हो गए, यानी आप देखेंगे 2/r इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v हो रहा है। और यहाँ पे हम लोगों ने साइन कन्वेंशन को ध्यान में रख करके निकाला है। तो यही है आपका स्फेरिकल मिरर का इक्वेशन, और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि इसको किस तरीके से हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स थैंक यू।